जय हिंद दोस्तों। देखिए आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टोर कीपर टेक्निकल का जो पॉइंट है सिलेबस में 6 नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक लेजर टॉपिक है। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक लेजर यानी स्टॉक लेजर का रखरखाव। जो एसकेटी एग्जाम 2026 के में होने वाला है उसकी बात करेंगे हम आज। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सिलेबस पे फोकस किया गया है। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर विथ डिटेल्ड bilingual short explanation, circular for understanding ledger posting, receipt issue verification, material documentation, GRN, indent, voucher and inventory वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, फीफो, लीफो और वेटेज एवरेज। ठीक है, ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसकी बात कर रहा हूँ। तो स्टॉक लेजर का रखरखाव हम कैसे करते हैं, उसकी क्या ज़रूरत होती है, तो इसके बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन करीब करीब मान के चलिए कि 4, 5 से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने 50 का सेट लाया हूँ आप लोगों के लिए। आई होप इसमें से 5-6 क्वेश्चन आप लोग के आ जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बीच बीच में बता दूंगा कि ये आ जाना चाहिए। चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में पूछा जा रहा है कि स्टॉक लेजर बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, अब मैं शुरू के बस चारों ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन सभी में चारों पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। खाली सीधे आंसर पढ़ूंगा। ठीक है, आंसर वाली बात बताऊंगा। तो ऑप्शन ये है टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक अकाउंट, यानी बैंक खातों के वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करना। ऑप्शन बी है टू कीप ए क्वांटिटिव एंड वैल्यू वाइज रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस ऑफ मटेरियल्स, यानी सामग्री का प्राप्ति जारी करने और शेष राशि का मात्रात्मक मूल्य का रिकॉर्ड रखना। इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। क्योंकि स्टॉक की बात हो रही तो सीधी सी बात है, समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप लोग पढ़ेंगे चीज़ें चारों ऑप्शन तो अपने आप समझ में आ जाएगा आंसरों से। चलिए ऑप्शन सी है टू ट्रैक द अटेंडेंस ऑफ स्टोर स्टाफ, स्टोर कर्मचारियों को उपस्थिति को ट्रैक करना, मतलब ही नहीं बनता। ऑप्शन डी है टू लिस्ट द पर्सनल असेस्ट ऑफ द स्टोर कीपर की व्यक्तिगत संपत्ति को सूचीबद्ध करना। तो ऐसा कोई नीड नहीं होती है डिपार्टमेंट में कि उसकी व्यक्तिगत संपत्ति का सूचीबद्ध किया जाए। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी। ठीक है, आंसर करेक्ट बी। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए एक्सप्लेनेशन में जो दिया गया है कि स्टॉक लेजर सभी आने वाली जाने वाली और शेष स्टॉक वस्तुओं का एक पूर्ण मात्रात्मक और वित्तीय रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अब एक्सप्लेनेशन और ये चारों ऑप्शन सब में नहीं पढ़ेंगे, केवल आंसर टू आंसर में बात करूंगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छा नॉलेज रहेगा और आंसर देने में ईजी रहेगा। ठीक है, और सारे बच्चे जो नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग प्रॉपर नोट बना रहे हैं वो कमेंट्स करके बताएंगे और किसके कितने सही हैं वो भी बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा जा रहा है कि स्टॉक लेजर मुख्य रूप से कहाँ बनाए रखा जाता है। ठीक है, वेयर इज द स्टॉक लेजर प्राइमरी मेंटेन्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, इन द अकाउंट मेन ऑफिस ऑफ द डिपो। ठीक है, डिपो में के लेखा मुख्य कार्यालय में रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिन कार्ड और स्टॉक लेजर के बीच मुख्य अंतर का वर्णन करता है। इसका भी आंसर करेक्ट है बी, बिन कार्ड रिकॉर्ड क्वांटिटी ऑफ ओनली, स्टॉक लेजर रिकॉर्ड बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू। बिन कार्ड केवल मात्रा रिकॉर्ड करता है, स्टॉक लेजर मात्रा और मूल्य दोनों रिकॉर्ड करता है। तो स्टॉक लेजर का मुख्य काम जो है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा जा रहा है कि स्टॉक लेजर में प्रविष्टियां किस दस्तावेज के आधार पर की जाती है, यानी एंट्रीज इन द स्टॉक लेजर आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच डॉक्यूमेंट्स। तो इसका भी आंसर बी है, गुड रिसिप्ट नोट्स, जीआरएन जिसको बोलते हैं। जीआरएन का शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है कि जीआरएन स्टैंड फॉर क्या होता है। एंड मटेरियल इशू रिक्विजिशन, MIR। ठीक है, MIR स्टैंड फॉर भी पूछ सकता है, GRN स्टैंड फॉर भी पूछ सकता है। तो इसका आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्टैंड फॉर मतलब इसका
फुल फॉर्म, ठीक है। तो माल प्राप्ति नोट जिसको जीआरएन बोलते हैं, और सामग्री जारी मांग पत्र, इसका करेक्ट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि व्हाट डज ए फोलियो नंबर इन ए स्टॉक लेजर रिप्रेजेंट। स्टॉक लेजर में फोलियो संख्या क्या दर्शाती है? तो फोलियो संख्या देखिए, अगर आप जब ऑफिस में काम करेंगे तो द पेज नंबर ऑफ रेफरेंस ऑफ द लेजर शीट, ठीक है। लेजर शीट का पृष्ठ संख्या या संदर्भ, जैसे आप फाइल पे भी अगर काम करेंगे तो हर फाइल में जो पेज लगते हैं उस पेज को फोलियो बोला जाता है। 1 2 3 4 करके ऐसे आपको नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में पूछा गया है कि द स्टॉक लेजर इज ए टाइप ऑफ विच अकाउंटिंग रिकॉर्ड। स्टॉक लेजर किस प्रकार का लेखा रिकॉर्ड है? द सब्सिडरी लेजर, लेजर इसको बोलते हैं सहायक लेजर, ठीक है। यहाँ है जनरल, जनरल कैश बुक, ट्रायल बैलेंस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सब्सिडरी लेजर इसको बोलते हैं, सहायक लेजर जिसके नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, और इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन की बीआरओ एसकेटी में स्टॉक लेजर के ऑडिट का मुख्य रूप से अपेक्षित परिणाम क्या है? तो इसका जो मुख्य रूप से अपेक्षित परिणाम है टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस, प्रिवेंट लीकेज एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, यानी शेष राशि की सटीकता को सत्यापित करता है। यानी जो आपके पास शेष बची हुई राशि है उसकी अकाउंटेबिलिटी को बिल्कुल वो करता है, सत्यापित करता है, वेरीफाइड करता है। रिसाव को रोकना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, लीकेज को रोकना और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, ईमानदारी जो होती है उसको सुरक्षित करना बतलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि एक विशिष्ट स्टॉक लेजर खाता शीट में कौन से कॉलम मानक होते हैं? विच कॉलम आर स्टैंडर्ड इन ए टाइपिकल स्टॉक लेजर अकाउंट शीट? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस, प्राप्ति, निर्गम और शेष, ठीक है। रिसिप्ट यानी प्राप्तियां, इशू यानी निर्गम जिसको इशू करते होंगे आप, बैलेंस जो बच गया शेष राशि उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 9 में है कि आपसे पूछा जा रहा है कि मैनुअल स्टॉक लेजर की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक ऑब्लिक डिजिटल स्टॉक लेजर बनाए रखने का प्राथमिकता लाभ क्या है? तो भाई व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग ए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टॉक लेजर ओवर ए मैनुअल वन, ठीक है। दोनों बातें मैं बता दिया हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों बीच बीच में पढ़े ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट eliminate the need for physical space and update balance automatically, यानी यह भौतिक स्थान की आवश्यकता को समाप्त करता है और शेष राशि को स्वचालित रूप से अपडेट करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु प्राप्त होती है लेकिन स्टॉक लेजर में दर्ज नहीं की जाती है तो कौन सी त्रुटि होती है? एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं उसको, कमीशन की त्रुटि, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंप्यूटर एरर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एरर ऑफ कमीशन, यानी कमीशन की त्रुटि मानी जाती है उसको। और देखिए इसका आप लोगों को ये बताता हूँ एक्सप्लेनेशन में, सॉरी इसका आंसर एरर ऑफ ओमिशन है, नॉट कमीशन, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एरर ऑफ ओमिशन, लोप की त्रुटि। एरर ऑफ ओमिशन का एक्चुअली शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, बताया जाए आप लोगों को, ये थोड़ा सा सही रहेगा। इसमें ये है कि बही खातों में दर्ज होने से किसी लेन देन को पूरी तरह से छोड़ देना लोप की त्रुटि, एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है। यानी कंप्लीटली ओमिटेड ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम बिगिनिंग रिकॉर्डेड इन द लेजर बुक इज कॉल्ड ऑन एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। तो ये एंट्री करने में जो गड़बड़ी होती है उसको एरर ऑफ ओमिशन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का पूछा गया है कि स्टोर प्रबंधन में जीआरएन का पूर्ण रूप क्या है? देखिए मैं बता रहा था कि ऊपर पूछेगा व्हाट डज जीआरएन स्टैंड फॉर एंड स्टोर मैनेजमेंट। तो अभी ऊपर बात हुई थी इसकी,
सीधी सी बात है, गुड रिसिप्ट नोट, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जीआरएन ईस्टर्न पर गुड रिसिप्ट नोट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखें, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं 12 में। तो 12 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि जब सामग्री परियोजना स्थल से वापस स्टोर में लौटाई जाती है तो स्टॉक लेजर को अपडेट करने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है? द मटेरियल रिटर्न नोट या शॉप रिटर्न नोट, MRN या फिर SRN बोलते हैं उसको, सामग्री वापसी नोट या शॉप रिटर्न नोट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में है 13 में कि 13 में पूछा जा रहा है कि स्टॉक स्टोर से बाहर जाने से पहले एक इशू वाउचर या सामग्री मांग पत्र पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? यानी एन इशू वाउचर या मटेरियल रिक्विजिशन नोट इज साइंड बाय होम बिफोर स्टॉक लीव द स्टोर। तो इसका ऑप्शन ए अथराइज रिक्विजिशन ऑफिसर, एक अधिकृत मांग करता अधिकारी, यानी हर एक ऑफिस में एक स्टोर ऑफिसर्स होते हैं, वो अथराइज किए जाते हैं, तो वो जो है साइन करेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि स्टॉक लेजर के प्राप्ति रिसिप्ट कॉलम में प्रत्येक प्रविष्टियां खाली स्थान को बढ़ाती है, यानी क्या बढ़ाती है? टोटल स्टॉक बैलेंस। ठीक है, अगर यहाँ कहा जाए कि एवरी एंट्री इन द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द स्टॉक लेजर इंक्रीज द टोटल स्टॉक बैलेंस, ये यहाँ एंट्री होती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 15 नंबर में पूछा गया है कि व्हाट डॉक्यूमेंट ट्रिगर्स द एंट्री फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस इन द स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर में शेष राशि को कम करने के लिए कौन सा दस्तावेज प्रविष्टि को ट्रिगर करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आता है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है मटेरियल इशू वाउचर, इंडेंट जिसको बोलते हैं, सामग्री जारी वाउचर या इंडेंट। एक होता है मटेरियल इशू वाउचर और दूसरा होता है इंडेंट, जिसे हम डिमांड करते हैं आइटम्स के। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वाई आर सीरियल नंबर ऑन वाउचर स्ट्रिक्टली क्रॉस रिफरेंस्ड इन द स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर में वाउचर पर क्रमिक संख्या या सीरियल नंबर का कड़ाई से क्रॉस रेफरेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है कि अगर जब ऑडिट वाले आते हैं तो वो सब चीज़ें मतलब प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ आ गया ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, टू मेंटेन एन ऑडिट ट्रायल एंड ट्रेस ट्रांजेक्शन इजली। एक ऑडिट ट्रेल बनाए रखने और लेन देन को आसानी से ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पूछा जा रहा है कि व्हाट एक्शन इज टेकन इफ शॉर्ट रिसिप्ट और डैमेज स्टॉक इज आइडेंटिफाइड अपॉन अराइवल। आगमन पर कम प्राप्ति या क्षतिग्रस्त स्टॉक की पहचान होने पर क्या कार्रवाई की जाती है? तो इसका में जो कार्रवाई की जाती है ऑप्शन ए डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट, शॉर्ट रिसिप्ट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर सेटलमेंट, मतलब एक निपटान के लिए एक विसंगति रिपोर्ट जिसको डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट कहते हैं, कम प्राप्ति नोट तैयार किया जाता है कि भाई सामान कुछ डैमेज हो गए या फिर कम सामान मिले हैं तो उसका एक शॉर्ट नोट तैयार करके अधिकारी से साइन करके उसको आगे रिपोर्ट दर्ज करके फाइल में लगा दिया जाता है ताकि फर्दर ऑडिट ऑब्जेक्शन न लगे। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन डेड स्टॉक का वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब डेड स्टॉक। तो इसका ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, आइटम दैट हैव नो यूटिलिटी आर ऑब्सोलेट आर सो जीरो मोमेंट फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, यानी ऐसी वस्तुएं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है और अप्रचलित हैं या बहुत लंबी अवधि से शून्य संचलन दिखाती हैं। यानी कुछ ऐसे सामग्री स्टोर में आ जाते हैं जो कुछ समय तक, काफ़ी समय तक रखे रहते हैं और उनका कहीं यूज नहीं होता है, इसलिए वो स्टोर में पड़े रहते हैं और रखे रखे कंडम हो जाते हैं। तो बाद में कंडमनेशन बोर्ड के माध्यम से उसको मतलब आउट किया जाता है। ठीक है,
बोर्ड बैठा करके। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में पूछा जा रहा है कि अस्थायी रूप से श्रमिक को जारी किए गए उपकरणों या उपकरणों को ट्रैक करते समय आमतौर पर स्टॉक लेजर के साथ किस रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है? When tracking tool equipment issued to worker temporarily, which record is typically used alongside the stock ledger? तो इसका होता है सेल्स बुक, ठीक है, बिक्री पुस्तक जिसको बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर इज ये नॉट बी, ऑप्शन ए लोन रजिस्टर जिसको बोलते हैं। लोन रजिस्टर या टूल इशू रजिस्टर, ऋण रजिस्टर या उपकरण रजिस्टर जारी करते हैं, मतलब इसके जरिए उनको दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि स्टोर कीपिंग में इंडेंट का उद्देश्य क्या है? तो फॉर्मल रिक्विजिशन रिक्वेस्ट मेड टू ऑब्टेन मटेरियल फ्रॉम सेंट्रल स्टोर्स, केंद्रीय स्टोर से सामग्री प्राप्त करने के लिए किया गया एक औपचारिक मांग अनुरोध, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इंडेंट के जरिए कोई भी सामान की डिमांड दी जाती है और उसको मंगवाया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं 21। 21 में पूछा जा रहा है कि अंडर द फीफो मेथड ऑफ स्टॉक प्राइसिंग इशूज आर वैल्यू एट विच प्राइस? स्टॉक मूल्य निर्धारण की फीफो विधि के तहत निर्गमन का मूल्यांकन किस कीमत पर किया जाता है? तो इसका जो किया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द प्राइस ऑफ द अर्लीस्ट स्टॉक स्टिल रिमेनिंग इन हैंड, हाथ में अभी भी शेष सबसे पहले के स्टॉक को कीमत पर। टू प्राइस ऑफ द अर्लीस्ट स्टॉक स्टिल रिमेनिंग इन हैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, सॉरी 22 में पूछा जा रहा है कि व्हाट डज LIFO स्टैंड फॉर इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन? आई थिंक ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि जैसे जैसे विषय वाइज है तो सारे क्वेश्चन बीच बीच में एक दो मैं पहले भी बता दिया हूँ, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं LIFO को, स्टैंड फॉर जो सामान लास्ट में आते हैं और पहले इशू किए जाते हैं, इसका LIFO का मतलब है, ठीक है। LIFO फीफो इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, बीच बीच में सब्जेक्ट वाइज आएगा तो उसमें कुछ चीजें रिपीट होंगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इसमें पूछा गया है कि इन ए पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस इन्फ्लेशन विच वैल्यूएशन मेथड यील्ड ए हायर वैल्यू फॉर द रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक? बढ़ती कीमत मुद्रास्फीति की अवधि में कौन सी मूल्यांकन विधि शेष अंतिम स्टॉक के उच्च मूल्य देती है? तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है फीफो मेथड। अगर फीफो मेथड के माध्यम से आपका रेट इंक्रीज होती है और उसके माध्यम से ये चीजें बढ़ती कीमत के बारे में बताया जाता है, फीफो विधि उसको बोलते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो, लिफो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तीन का आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, स्टैंड पर पूछ सकता है। नेक्स्ट में चलते हैं 24 में पूछा गया है कि भारित औसत विधि वेटेज एवरेज मेथड के तहत निर्गम मूल्य की गणना कैसे की जाती है? तो बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन स्टॉक बाय द टोटल क्वांटिटी इन स्टॉक, यानी स्टॉक के में सामग्री की कुल लागत को स्टॉक में कुल मात्रा से विभाजित करके। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आप लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको, एक्सप्लेनेशन को ना, अगर इसको मैं पढ़ता हूँ तो टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है, बस मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करके दे दिया है। अब पढ़ लेंगे, जो पढ़ेगा उसको थोड़ा अच्छा नॉलेज रहेगा, भूलेगा नहीं जल्दी, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, नियर टू 50% पे आ गए। आपका क्वेश्चन नंबर 25 में कि विच प्राइसिंग सिस्टम इज बेस्ट suited for unique high value identifiable equipment like vehicles or generators? वाहनों या जनरेटर जैसे अद्वितीय उच्च मूल्य पहचान योग्य उपकरणों के लिए कौन सी मूल्य निर्धारण प्रणाली
सबसे उपयुक्त है। तो इसमें जो निर्धारित प्रणाली सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, जिसको बोलते हैं विशिष्ट पहचान विधि, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मतलब कोई नंबर के जरिए इनकी पहचान होती है। इससे पहले मैंने कहीं एक आध बार बता दिया है किसी पॉइंट पे ना, आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट 26 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मटेरियल इवोल्यूशन। सामग्री मूल्यांकन के संदर्भ में मानक लागत स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, देखिए यहाँ नीचे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इशूइंग आइटम एट ए प्रीडेटरमाइंड एस्टिमेटेड फिक्स्ड कॉस्ट फॉर ए पीरियड। एक अवधि के लिए पूर्व निर्धारित अनुमानित निश्चित लागत पर वस्तुओं को जारी करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 27 में पूछा जा रहा है कि यदि सामग्री प्रतिस्थापन मूल्य रिप्लेसमेंट प्राइस पर जारी की जाती है तो इसका क्या अर्थ है? यानी किसी चीज को उसके रिप्लेसमेंट मूल्य पे ही दे दिया जाए तो उसका क्या मतलब होता है? तो उसका जो मतलब होता है कि द कास्ट दैट वुड बी इनकर्ड टू बाई द सेम स्टॉक आइटम फ्रॉम द मार्केट टुडे। यानी आज बाजार से उसी स्टॉक आइटम को खरीदने के लिए लगने वाली लागत को बोलते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 28 में है कि हर लेन देन के बाद सतत इन्वेंटरी, जिसको परपेचुअल इन्वेंटरी बोलते हैं, स्टॉक कार्ड सिस्टम में किस प्रकार संतुलन होता है? यानी व्हाट टाइप ऑफ बैलेंस ऑकर्स इन द परपेचुअल इन्वेंटरी स्टॉक कार्ड सिस्टम आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है कंटिन्यूअस इमीडिएट अपडेटिंग ऑफ बैलेंस। मतलब आपके पास अगर कोई स्टोर है तो अपने स्टोर को प्रॉपर लगातार मेंटेन करना चाहिए, और इमीडिएट कुछ आपने इशू किया या फिर रिसिप्ट किया तो उसकी इमीडिएट एंट्री होनी चाहिए। शेष राशि का निरंतर या तत्काल अपट्टीकरण बोलते हैं, अपडेटिंग, उसको रिकॉर्ड को हमेशा अपडेट करना है आपने। 29 नेक्स्ट 29 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं सब। अब आप लोग बताएंगे कमेंट्स करके कि कैसे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, आवधिक इन्वेंट्री प्रणाली, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जिसको बोलते हैं, के तहत अंतिम स्टॉक मूल्य आधिकारिक तौर पर कब निर्धारित किया जाता है? तो एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड भाया फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन के माध्यम से एक विशिष्ट लेखा अवधि के अंत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में है कि which accounting principle demands that inventory should generally be valued at cost or net realizable value NRV whichever is lower। कौन सा लेखांकन सिद्धांत यह मांग करता है कि इन्वेंटरी का मूल्यांकन आमतौर पर लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य NRV जो भी कम हो पर किया जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है प्रूडेंस कंजर्वेटिंग प्रिंसिपल, विवेक रूढ़िवादिता का सिद्धांत। इसको क्या पूछा गया है? 37 में पूछा जा रहा है कि व्हाट डज एफएसएन एनालिसिस क्लासिफाई मटेरियल इनटू। एफएसएन विश्लेषण सामग्रियों को किसमें वर्गीकृत करता है? ठीक है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकृत करता है, तो ये किसमें करता है? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम। फास्ट मूविंग जो तेज जाता है, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग, इन तीनों को कवर करता है। एफ एस एन का जो स्टैंड फॉर भी पूछ सकता है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग, एफ एस एन स्टैंड फॉर, और एफ एस एन का एनालिसिस यही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 38 में पूछा जा रहा है कि व्हाट रिस्क arises if stock exceed the calculate maximum stock level। यदि स्टॉक गणना किए
गए अधिकतम स्टॉक स्तर से अधिक हो जाता है तो क्या जोखिम उत्पन्न होता है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अननेसेसरी ट्राइंग अप ऑफ कैपिटल, हायर होल्डिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ डिटर डिटोरेशन। पूंजी का अनावश्यक फंसना, उच्च धारण लगता है और खराब होने का जोखिम हो जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 39, 39 में है कि व्हाट इज डेंजर लेवल इन ए इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट। इन्वेंट्री प्रबंधन में संदर्भ में डेंजर लेवल क्या है? इसको बोलते हैं ए लेवल बिलो द मिनिमम स्टॉक वेयर इमरजेंसी परचेज मस्ट बी मेड इमीडिएटली। न्यूनतम स्टॉक से नीचे का एक स्तर जहां आपातकालीन खरीद तुरंत की जानी चाहिए, वो डेंजर लेवल इन्वेंटरी मैनेजमेंट कंटेस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट 40, 40 में है कि which inventory control cost drop when order size become larger। ऑर्डर का आकार बड़ा होने पर कौन सी इन्वेंटरी नियंत्रण लागत कम हो जाती है? तो इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑर्डरिंग कास्ट। ठीक है, ऑर्डरिंग कास्ट आदेश लागत। अच्छा, मैं आप लोगों को बताया था कि इन्वेंट्री से क्वेश्चन 10-12 आते हैं, तो आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिएगा। इन्वेंट्री से रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, तो आप उसको जो है थोड़ा अच्छे से इन्वेंट्री को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 41, 41 में है कि व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन। सतत स्टॉक सत्यापन, कॉन्टिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है? तो वेरीफाइंग फिजिकल स्टॉक ऑफ सेलेक्टेड आइटम सिस्टमेटिकली थ्रू आउट द ईयर। पूरे वर्ष व्यवस्थित रूप से चयनित वस्तुओं के भौतिक स्टॉक का सत्यापन करता है, स्टॉक वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, जो एवरी मंथ भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, ईयरली और हाफ ईयरली होता है। ठीक है, ज्यादातर एवरी मंथ और ईयरली होता है, हाफ ईयरली कभी कभी सडन हो जाए, सरप्राइज चेक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं 42। यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हेन ए फिजिकल स्टॉक काउंट डिस्कवर ए शॉर्टेज कंपेयर टू द स्टॉक लेजर, वेयर इज द डिफरेंस टेम्पररी इन्वेस्टिगेटेड। जब एक भौतिक स्टॉक गणना में स्टॉक लेजर की तुलना में कमी का पता चलता है, तो अंतर की अस्थायी रूप से जांच कहाँ की जाती है? जब जो उसमें डिफरेंट आ गया तो उसके अंतर की जो अस्थायी जांच होगी वो कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी भाई? स्टॉक सस्पेंस अकाउंट जिसको बोलते हैं SSA, या इन्वेंटरी डिस्क्रिपेंसी अकाउंट जिसको IDA बोलते हैं। इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जा सकता है, SSA स्टैंड फॉर एंड IDA, या स्टॉक सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं, और इन्वेंटरी विसंगति खाता, इन्वेंटरी डिस्क्रिपेंसी अकाउंट। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 43, 43 में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्टॉक ऑडिट बाय हायर मिलिट्री बीआरओ अथॉरिटीज। उच्च सैन्य बीआरओ अधिकारियों या द्वारा स्टॉक ऑडिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, टू वेरीफाई सिस्टमेटिक एडहेरेंस द रूल, फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ स्टोर एंड प्रिवेंट फाइनेंशियल फ्रॉड। इससे बचने के लिए जो है नियमों के व्यवस्थित पालन, स्टोर के भौतिक अस्तित्व को सत्यापित करना और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट 44 पे चलते हैं। 44 में पूछा जा रहा है आपसे कि if a stock ledger show an opening balance of 500 units, receipt of 200 units and issue of 400 units, तो what should the closing balance be? यदि स्टॉक लेजर 500 इकाइयों का प्रारंभिक शेष, 200 इकाइयों की प्राप्तियां और 400 इकाइयों के निर्गमन दिखाता है, तो अंतिम शेष क्या होना चाहिए? ये इसका मतलब आपके इशू रिसिप्ट से कैलकुलेशन है एक तरह का ये, तो आप इसको देखिए, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन बी 300 यूनिट, 300 इकाइयां उनके पास उपलब्ध होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 45, 45 में पूछा जा रहा है
कि व्हाट डज ए निगेटिव बैलेंस इन ए फिजिकल स्टॉक लेजर शीट यूजुअली इम्प्लाई। एक भौतिक स्टॉक लेजर शीट में नकारात्मक शेष निगेटिव बैलेंस जिसको बोलते हैं आमतौर पर क्या दर्शाता है, तो दर्शाता है एन एरर इन बुक कीपिंग सच एज मिसिंग रिसिप्ट एंट्रीज और रॉन्ग पोस्टिंग। ठीक है, बही खाता पद्धति में एक त्रुटि दर्शाता है, जैसे कि लापता प्राप्ति प्रविष्टियां, गलत प्रविष्टियां, जैसे कोई सामान गुम हो गया उसकी या तो गलत एंट्री के संबंध से वो दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 46 है कि द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द एंट्रीज ऑफ ए बिन कार्ड विथ द एंट्रीज ऑफ ए स्टॉक लेजर इज नोन एज। बिन कार्ड की प्रविष्टियों का स्टॉक लेजर की प्रविष्टियों से मिलान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है भाई, ऑप्शन ए, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिकॉन्सिलेशन बोलते हैं, मेल मिलाप, रिकॉन्सिलेशन करना, समाधान करना, जैसे कोई सामान में विसंगति हो गई तो उसका समाधान किया जाता है जिसको रिकॉन्सिलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 47 में है कि which of the following is considered obsolete stock, निम्नलिखित में से किसे अप्रचलित स्टॉक माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है आइटम आउट ऑफ डिजाइन और टेक्निकली फेवर, है ना, which are no longer useful for current equipment models, ऐसी वस्तुएं जो डिजाइन या तकनीकी से बाहर हो चुकी हैं, जो अब वर्तमान उपकरण मॉडल के लिए उपयोगी नहीं है। जो पुराना स्टॉक है, पहले के आइटम बने होते हैं तो बाहर हो जाती है तो उपयोग में नहीं आती, तो फिर उनको कंडम करके आउट करना पड़ता है, वो सब बात का प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 48 ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आराम से पढ़िए, नोट बनाइए। कौन कौन नोट बनाता है वो जरूर बताएगा कमेंट्स करके, किसके कितने सही हैं, कितना समझ में आ रहा है ये भी बताएंगे। व्हाट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सेफ्टी और इसे आप मूविंग आइटम सेफली, एग्जांपल एक्सप्लोजिव VS सैंड, वस्तुओं को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने की सुरक्षा या आसानी से, जैसे विस्फोटक बनाम रेत के आधार पर किस प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है जो है इसका वर्गीकरण, देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये मतलब है कि इसका हजार्डस या सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन बोलते हैं। हजार्डस यानी खतरनाक और सिक्योरिटी वर्गीकरण क्लासिफिकेशन सुरक्षा वर्गीकरण, तो हजार्डस क्लासिफिकेशन बोला जाता है, क्योंकि एक्सप्लोजिव आइटम बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होता है। ये बॉर्डर रोड में इसलिए आता है, जो रास्ता बनाने के लिए अगर पहाड़ तोड़ने के लिए रास्ता नहीं खुलता तो उसको ड्रिल करके, ड्रिलिंग मशीन DS जो भर्ती होते हैं वो ड्रिलिंग करते हैं, ये जूनियर इंजीनियर मिल करके उसके अंदर बारूद भरवाते हैं और बारूद भरा के उसकी ब्लास्टिंग करके पहाड़ को तोड़ा जाता है, फिर रोड बनाया जाता है। ठीक है, फिर OEM वगैरह सबका रूल अलग अलग है, आप स्टोर दोगे तो आगे काम होगा, तो इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में पूछा गया है कि व्हाट इज ए सर्वे वाउचर यूज फॉर डिफेंस एंड कंस्ट्रक्शन स्टोर अकाउंटिंग, रक्षा और निर्माण स्टोर लेखांकन में सर्वे वाउचर का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये जरूरी है भाई, है ना, सर्वे वाउचर टू राइट ऑफ अनसर्विसेबल लॉस्ट और डैमेज प्रॉपर्टी आफ्टर ऑफिशियल इंस्पेक्शन, यानी आधिकारिक निरीक्षण के बाद अनुपयोगी, खोई हुई या क्षतिग्रस्त संपत्ति को बट्टे खाते में डालने के लिए सर्वे वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है कि द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टॉक लेजर एट पीरियोडिक इंटरवल्स लाइज विद द डेजिग्नेटेड, आवधिक अंतरालों पर स्टॉक लेजर की सटीकता को सत्यापित करने के लिए अंतिम जिम्मेदारी नामित किसके की जाती है, तो जो नामित की जाती है वो ऑप्शन है स्टोर कीपर टेक्निकल और ऑफिसर इंचार्ज स्टोर कीपर टेक्निकल की मूल रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूर्ण रूप से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिम्मेदारी भरे, तो जिम्मेदारी नामित की जाती है SKT की। ठीक है, यहाँ पे SKT है, तो ये बड़े ध्यान से आप लोग दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है।
तो चलिए ये टोटल 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा, और जो बच्चे नए होंगे वो पीछे से वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा और उनका क्वेश्चन तभी तैयार होगा। अभी मैं सिलेबस 6 तक कंप्लीट कर दिया हूँ, अब रिमेनिंग रह गया है आपके एसकेटी का 7th 8th 9, जिसमें सिक्योरिटी ऑफ स्टोर, आउट स्टेशन ऑफ अर्थमेटिक और जीके और इंग्लिश 12th स्टैंडर्ड। ये तो आप लोग का रनिंग है, मेन टेक्निकल में कवर करवा दे रहा हूँ, बाकी चीजें जनरल नॉलेज तो सबके लिए कॉमन होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, राधे राधे। बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।